ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स यानी जीएनएन्स के साथ काम करने वालों के लिए एक डरावना सपना होता है जब आपका डेटा इतना बड़ा हो जाए कि सिस्टम की मेमोरी बस हाथ खड़े कर दे। आज हमारे पास एक टेक्निकल किताब का चैप्टर है जो इसी बुरे सपने का इलाज बताता है, लर्निंग एंड इन्फरेंस एट स्केल। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि जब ग्राफ डेटा मतलब टेराबाइट्स में पहुंच जाए तो जीएनएन मॉडल को ट्रेन करने की चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। हम इस प्रॉब्लम को पहचानने से लेकर इसे सुलझाने की 7 असरदार तकनीकों पर बात करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं होगी, हम इसे एक सफर की तरह देखेंगे। बिल्कुल। और इस सफर को समझने के लिए हम एक काल्पनिक कंपनी जियोग्रिड का उदाहरण लेंगे। सोचिए, ये एक पावर ग्रिड कंपनी है जो अपने नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करने के लिए जीएनएस का इस्तेमाल कर रही है। हम देखेंगे कि जैसे जैसे उनका नेटवर्क छोटा, फिर बड़ा और फिर विशाल होता गया, उन्होंने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया। ये एक तरह का एस्केलेशन पाथ है। आप सबसे आसान उपायों से शुरू करते हैं और जरूरत पड़ने पर ही ज्यादा जटिल समाधानों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो फिर इस एस्केलेशन पाथ पर पहला कदम रखते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम एक स्केल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, असल में इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला तो साफ है, हार्डवेयर की सीमाएं। आपके लैपटॉप या सर्वर में कितनी रैम है, जीपीयू कितना पावरफुल है। दूसरा है ग्राफ का साइज, कितने लाखों नोड्स या करोड़ों एजेस हैं। और तीसरा है एल्गोरिदम की अपनी जटिलता। कुछ जीएनएस दूसरों से ज्यादा भूखे होते हैं, उन्हें ज्यादा मेमोरी और कंप्यूटेशन चाहिए होती है। अच्छा, और ये समस्याएं असल में दिखती कैसे हैं? मतलब स्क्रीन पर क्या नजर आता है जिससे लगे कि अब मामला हाथ से निकल रहा है? इसके 2 सबसे बड़े रेड फ्लैग्स हैं। पहला, ट्रेनिंग का समय बहुत ज्यादा लगना। जब आपका मॉडल ट्रेन होने में कुछ मिनटों की जगह कई घंटे या दिन लेने लगे। और दूसरा, जो ज्यादा कॉमन है, मेमोरी का ओवरफ्लो होना। आपका कोड चलते चलते अचानक आउट ऑफ मेमोरी एरर देके क्रैश हो जाता है। जियो ग्रिड ने जब पहली बार अपने पूरे देश के ग्रिड का डेटा लोड करने की कोशिश की तो उनका 64 जीबी रैम वाला सर्वर भी क्रैश हो गया था। तो जब ये प्रॉब्लम आने लगे तो इसे ठीक से मापने का कोई तरीका है? मतलब अंदाजे से काम करने की जगह क्या हम इसे नंबर्स में देख सकते हैं? स्रोत में कुछ मैट्रिक्स का जिक्र है, हाँ, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि बिना नापे आप सुधार नहीं कर सकते। 4 जरूरी मैट्रिक्स हैं। पहला है मेमोरी यूसेज। आपका कोड कितनी रैम या जीपीयू मेमोरी खा रहा है। इसे मापने के लिए आपको अपने कोड पर एक फिटनेस ट्रैकर लगाना पड़ता है। स्रोत में पेसयूटिल जैसी लाइब्रेरीज का जिक्र है जो आपके सीपीयू और रैम के लिए यही काम करती हैं। ये बताती हैं कि आपका प्रोग्राम कितनी कैलोरी यानी मेमोरी बर्न कर रहा है। वैसे ही पीएनवीएमएल आपके जीपीयू का हेल्थ मॉनिटर है। फिटनेस ट्रैकर, ये अच्छा एनालॉजी है। और बाकी 3 मैट्रिक्स? दूसरा है टाइम पर एपोक, यानी पूरे डेटा सेट पर एक बार ट्रेनिंग करने में कितना वक्त लगा। तीसरा है फ्लॉप्स, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, जो ये बताता है कि आपके मॉडल को कितनी ज्यादा कंप्यूटेशनल मेहनत करनी पड़ रही है। और चौथा है कन्वर्जन स्पीड, मतलब आपका मॉडल कितनी तेजी से सीख रहा है। हो सकता है आपका मॉडल तेज चल रहा हो पर सीख कुछ ना रहा हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को पहचान लिया और उसे नाप भी लिया। अब आते हैं समाधान पर। जियो ग्रिड की कहानी पर वापस चलते हैं। जब उनका सर्वर पहली बार क्रैश हुआ तो उन्होंने क्या किया? यहीं से हमारा एस्केलेशन पाथ शुरू होता है ना? बिल्कुल। और इस रास्ते पर पहले 3 कदम वो हैं जिन्हें बुनियादी समाधान कहा जा सकता है। सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका है सही हार्डवेयर चुनना। जियो ग्रिड ने महसूस किया कि उनका डेटा प्री प्रोसेसिंग का काम सीपीयू पर ठीक था, लेकिन जीएनएन ट्रेनिंग के लिए उन्हें एक पावरफुल जीपीयू की जरूरत थी। तो उन्होंने एक सिंगल मशीन ली जिसमें ज्यादा रैम और एक अच्छा जीपीयू था। ये सबसे पहला और आसान अपग्रेड है। ये तो हुआ हार्डवेयर, लेकिन स्रोत में डेटा को स्टोर करने के तरीके पर भी काफी जोर दिया गया है। डेटा का सही रिप्रेजेंटेशन, स्पार्स बनाम डेंस, इसका जियो ग्रिड की प्रॉब्लम से क्या लेना देना था? इसका बहुत बड़ा लेना देना था। इसे ऐसे समझें, जियो ग्रिड का पावर नेटवर्क एक ग्राफ है। एक डेंस मैट्रिक्स में आप हर पावर स्टेशन का हर दूसरे पावर स्टेशन से कनेक्शन स्टोर करेंगी, भले वो कनेक्टेड हो या नहीं। ज्यादातर एंट्रीज 0 होंगी।
जियोग्रिड के सिर्फ 10,000 नोड्स वाले शुरुआती ग्राफ के लिए भी डेंस मैट्रिक्स में 10 करोड़ एंट्रीज थीं, जिनमें से 99.9% जीरो थीं। ये तो मेमोरी की बहुत बड़ी बर्बादी है। और स्पार्स मैट्रिक्स इसका हल कैसे है? स्पार्स मैट्रिक्स सिर्फ असल कनेक्शंस को स्टोर करता है। वो कहता है, मैं जीरो को स्टोर करके मेमोरी क्यों बर्बाद करूं? जैसे ही जियोग्रिड ने पाइटॉर्च जियोमेट्रिक के 2 स्पार्स टेंसर जैसे फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने डेटा को स्पार्स में बदला, उनकी मेमोरी यूसेज एक झटके में 90% कम हो गई। ये एक ऐसा लो हैंगिंग फ्रूट है जिसे हर किसी को सबसे पहले आजमाना चाहिए। वाह, मतलब बिना हार्डवेयर बदले सिर्फ कोड में एक बदलाव से इतनी बड़ी बचत। तीसरा बुनियादी समाधान है सही जीएनएन एल्गोरिदम का चुनाव। हाँ, और यहाँ जियोग्रिड को एक और बड़ी सीख मिली। वो शुरुआत में एक स्टैंडर्ड जीसीएन मॉडल इस्तेमाल कर रहे थे। जीसीएन की मुश्किल ये है कि उसे ट्रेनिंग के हर स्टेप पर पूरे ग्राफ को देखना पड़ता है। जैसे जैसे जियोग्रिड का नेटवर्क बढ़ता गया, जीसीएन धीमा होता गया और ज्यादा मेमोरी लेने लगा। एक मिनट, अगर जीसीएन की जगह हम ग्राफ सेज जैसा एल्गोरिदम इस्तेमाल करें जो सिर्फ पड़ोसियों को सैंपल करता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडल कभी भी पूरे ग्राफ का बड़ा पिक्चर देख ही नहीं पाएगा? क्या इससे मॉडल की एक्यूरेसी पर असर नहीं पड़ता? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल असर पड़ता है। यही इसका ट्रेड ऑफ है। आप स्पीड और मेमोरी के लिए थोड़ी सी ग्लोबल जानकारी कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस में देखा गया है कि ज्यादातर कामों के लिए लोकल जानकारी ही काफी होती है। ग्राफ सेज की कॉम्प्लेक्सिटी पूरे ग्राफ पर नहीं, बल्कि सिर्फ आपके चुने हुए बैच के साइज पर निर्भर करती है। जियोग्रिड ने जब जीसीएन से ग्राफ सेज पर स्विच किया, तो वो अपने बढ़ते हुए ग्राफ को बिना क्रैश हुए ट्रेन कर पाए। एक्यूरेसी में मामूली गिरावट आई, लेकिन मॉडल अब इस्तेमाल करने लायक था। तो सही हार्डवेयर, स्पार्स डेटा और स्मार्ट एल्गोरिदम, ये तो हुए बेस्ट प्रैक्टिसेस। मतलब ये तो सबको करना ही चाहिए। लेकिन मान लीजिए जियोग्रिड ने ये सब कर लिया और कुछ महीनों बाद उनका नेटवर्क और 10 गुना बड़ा हो गया। अब उनका मॉडल फिर से क्रैश हो रहा है। अब क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? बिल्कुल। अब यहीं से असली इंजीनियरिंग शुरू होती है। जब आप इन बुनियादी चीजों से आगे निकल जाते हैं, तब आप ग्राफ को कह सकते हैं धोखा देना शुरू करते हैं। आप उसे पूरा देखते ही नहीं। धोखा मतलब आप चौथी तकनीक सैम्पलिंग का उपयोग करके बैचिंग की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली। ग्राफ साज एल्गोरिदम के अंदर सैम्पलिंग करता है, लेकिन आप इस आइडिया को और आगे ले जा सकते हैं। पूरे ग्राफ को एक बार में मेमोरी में लोड करने की जगह आप सिर्फ उसके छोटे छोटे हिस्सों यानी सबग्राफ्स के सैंपल लेते हैं और उन पर बैच में ट्रेनिंग करते हैं। पाईजी में नेबर लोडर जैसे टूल्स यही करते हैं। जियोग्रिड के लिए इसका मतलब था पूरे देश के पावर ग्रिड को एक साथ देखने की बजाय वो सिर्फ मुंबई शहर के नेटवर्क का एक सैंपल लेते, उस पर मॉडल को थोड़ा ट्रेन करते, फिर दिल्ली का सैंपल लेते और ऐसे ही आगे बढ़ते। इससे मेमोरी पर लोड बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर जियोग्रिड को ट्रेनिंग और भी तेज करनी हो, मान लीजिए उनके पास बहुत सारा पैसा है और वो एक की जगह 4 या 8 जीपीयूज खरीद सकते हैं, तब आती है 5वीं तकनीक, पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। सही। जब आपके पास कई जीपीयूज हों, तो आप डेटा को उनके बीच बांट सकते हैं। पाईटॉर्च का डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पैरेलल यानी डीडीपी मॉडल यही करता है। वो आपके डेटा के बैच को छोटे छोटे मिनी बैचों में तोड़कर हर जीपीयू को एक टुकड़ा भेज देता है। सारे जीपीयूज एक साथ अपने अपने हिस्से पर काम करते हैं और फिर अपने रिजल्ट्स यानी ग्रेडियंट्स को आपस में सिंक कर लेते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। ट्रेनिंग का समय काफी कम हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें क्या कोई चुनौती है? चुनौती सेटअप और कम्युनिकेशन में है। मुझे याद है एक प्रोजेक्ट पर डीडीपी सेटअप करने में हमें 2 दिन लग गए थे। सब कुछ सही था, लेकिन एक छोटी सी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ग्रेडियंट सिंक नहीं हो रहे थे। जीपीयूज के बीच का ये कम्युनिकेशन, जिसे कम्युनिकेशन ओवरहेड कहते हैं, कभी-कभी बॉटलनेक बन सकता है। पर जब वो चला तो हमारा मॉडल जो 24 घंटे लेता था, वो 2 घंटे में ट्रेन हो गया। वो 2 दिन की फ्रस्ट्रेशन वसूल हो गई थी। जियोग्रिड ने भी यही किया जब उन्हें अपने मॉडल को हर घंटे अपडेट करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो जियोग्रिड अब एक मल्टी जीपीयू सर्वर पर सैम्पलिंग के साथ स्पार्स डेटा इस्तेमाल करके ग्राफ एसेज चला रहा है। अब उनकी समस्या हल हो जानी चाहिए या अभी भी कोई लेवल बाकी है? अभी 2 और लेवल बाकी हैं
और ये वो लेवल है जहां चीजें थोड़ी अजीब हो जाती हैं। मान लीजिए जियोग्रिड का डेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि वो किसी भी एक मशीन की रैम में फिट ही नहीं हो सकता, चाहे आपके पास 512 GB रैम ही क्यों ना हो। अब आप क्या करेंगे? यहीं पर छठी तकनीक आती है जो मुझे काफी अनोखी लगी, रिमोट स्टोरेज के साथ ट्रेनिंग। मतलब डेटाबेस से सीधे ट्रेनिंग। ये तो सुनने में बहुत ही धीमा लगता है। मेमोरी से डेटा लेना और डिस्क या डेटाबेस से डेटा लेने में तो जमीन आसमान का फर्क है। क्या ये असल में काम करता है? आपका शक बिल्कुल जायज है, ये वाकई धीमा हो सकता है। इस अप्रोच में आपका पूरा ग्राफ एक डेटाबेस जैसे Neo4j या RocksDB में रहता है। आपकी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट मेमोरी में कुछ भी लोड नहीं करती। जब उसे एक बैच की जरूरत होती है तो वो सीधे डेटाबेस से मांगती है। इससे मेमोरी की समस्या तो 100% हल हो जाती है। आप टेराबाइट्स के ग्राफ पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अब आपकी सबसे बड़ी दुश्मन मेमोरी नहीं बल्कि आईओ लेटेंसी है, यानी डेटाबेस से डेटा खींचने में लगने वाला समय। तो फिर इसका इस्तेमाल कब होता है? इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई और चारा न बचा हो, जब आपका ग्राफ इतना विशाल हो कि सैम्पलिंग भी काम न करे और आप उसे किसी एक मशीन में रख ही नहीं सकते। जियोग्रिड ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन पाया कि उनके काम के लिए ये बहुत धीमा था। लेकिन किसी और कंपनी जैसे एक सोशल नेटवर्क जिसके पास खरबों कनेक्शंस हैं के लिए शायद यही एकमात्र रास्ता हो। ठीक है, अब आते हैं आखिरी और 7वीं तकनीक पर, ग्राफ कोर्सनिंग। इसका क्या मतलब है? ये ग्राफ का लो रेजोल्यूशन वर्जन बनाने जैसा है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप गूगल मैप्स पर जूम आउट करते हैं। जब आप पूरे देश को देखते हैं तो आपको शहर दिखाई देते हैं, गलियां नहीं। आपने शहरों को एक सुपर नोड बना दिया। ग्राफ कोर्सनिंग में भी हम यही करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए नोड्स के क्लस्टर बनाकर उन्हें एक बड़े सुपर नोड में बदल देते हैं। इससे ग्राफ का आकार काफी छोटा हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी बारीक जानकारी खो जाएगी। गूगल मैप्स वाले उदाहरण में आप किसी एक घर का पता नहीं लगा सकते। यही इन्फॉर्मेशन लॉस है ना? इससे मॉडल की परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, और यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है। जानकारी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसी वजह से ये तकनीक एंड टू एंड ट्रेनिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। जियोग्रिड ने पाया कि उनके मुख्य मॉडल के लिए ये बेकार थी, लेकिन उन्होंने इसका एक क्रिएटिव इस्तेमाल ढूंढा। उन्होंने अपने पूरे ग्रिड का एक कोर्स या लो रेजोल्यूशन वर्जन बनाया ताकि वो बड़े पैमाने पर पावर फ्लो के पैटर्न देख सकें, ना कि किसी एक तार में गड़बड़ी का पता लगा सकें। तो ये खास तरह के विश्लेषण के लिए काम आ सकती है। तो इस सब का क्या मतलब है? जियोग्रिड के सफर को देखकर ऐसा लगता है कि जीएनएन को स्केल करना किसी एक जादुई समाधान से नहीं होता। ये रणनीतियों का एक पूरा टूल बॉक्स है, एक एस्केलेशन पाथ है। सार यही है, प्रक्रिया को 3 चरणों में देखना चाहिए। योजना बनाएं, अपने डेटा और हार्डवेयर की सीमाओं को समझें, बेंचमार्क करें, टाइम और मेमोरी जैसे मैट्रिक्स को लगातार नापें, और फिर इन तकनीकों का एक-एक करके इस्तेमाल करके समस्याओं का निवारण करें। आप सीधे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग से शुरू नहीं करते। आप पहले देखते हैं कि क्या एक स्पार्स मैट्रिक्स से काम चल जाएगा, क्या ग्राफसेज इस्तेमाल करने से मेमोरी बच रही है। जब ये सारे सस्ते और आसान उपाय फेल हो जाते हैं, तब आप कई मशीनों और रिमोट डेटाबेस के बारे में सोचना शुरू करते हैं। आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में और हमारी पूरी बातचीत में हमने मॉडल को ट्रेन करने को स्केल करने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन इन्फ्रेंस को स्केल करने के बारे में क्या? जब आपके पास एक विशाल प्रशिक्षित मॉडल हो और आपको लाखों यूजर्स के लिए रियल टाइम में भविष्यवाणियां करनी हो, जैसे कि जियोग्रिड को हर सेकंड हजारों जगहों पर फॉल्ट का अनुमान लगाना हो, तब चुनौतियां बिल्कुल अलग होती हैं। वहां ट्रेनिंग की स्पीड नहीं, बल्कि भविष्यवाणी की लेटेंसी सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसके लिए ऑप्टिमाइजेशन का एक बिल्कुल अलग सेट चाहिए होगा। यह एक और गहरी चर्चा का विषय है।